हाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में दोस्तों हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक और स्कैम लेकर आए हैं, यह स्टॉक मार्केट स्कैम। और दूसरा जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि क्या कांग्रेस ने इस चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं को धोखा दिया है या मतदाताओं के साथ धोखा किया है। इन दोनों मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज स्कैम है, अर्थात शेयर मार्केट का स्कैम, वो है क्या और राहुल गांधी उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा अतीत में चलते हैं। पिछले 5 साल में जब भी संसद का कोई नया सत्र प्रारंभ होता था तो उससे पहले देसी विदेशी किसी अखबार में खबर छप जाती थी। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे राफेल, हिंडरबर्ग स्कैम, इसका पेगासस और इस तरह से न जाने कितने। इसका टाइमिंग होता था कि एकदम संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले इस तरह के स्कैम की खबरें देसी विदेशी अखबारों में छप जाती थी और उसके बाद पूरे सत्र को, पूरे संसद के उस सत्र को बाधित किया जाता था और उसका नेतृत्व हमेशा ही कांग्रेस किया करती थी। और कांग्रेस के पीछे पीछे जितने विपक्षी दल हैं सब उस शोरगुल में शामिल हो जाते थे और ये संसद को चलने नहीं देते थे, ये संसद को चलने नहीं देते थे। उसके बाद में फिर क्या होता था कि स्वाभाविक है कि किसी तरह से स्पीकर की सहायता से बिल जो भी आना हो, जो देश हित का बिल हो, उसको पास कर लिया जाता था। जब बिल पास हो जाती थी उसके बाद में फिर ये पत्रकारों के सामने आकर के लोगों के समक्ष कहते थे कि देखो सरकार चर्चा करने से डरती है, नंबर 1। नंबर 2 कि देखो जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, वो किसी बिल पर चर्चा करना ही नहीं चाहती है। और नंबर 3 कि जो हम इसमें मुद्दा उठाना चाहते थे वो हमको उठाने नहीं दिया गया। और इसके बाद अंत में ये तानाशाही सरकार है जो विपक्ष की आवाज को दबाती है। ये पूरे पिछले 5-6 साल से ये लगातार होता आ रहा था। जब नया लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, जब नया लोकसभा चुन लिया गया है, तो लोगों की ये आकांक्षा थी कि अब जो है इस तरह की हरकत कम से कम विपक्ष अब नहीं करेगी, विपक्ष नहीं करेगी और वो जो मुद्दे हैं उसको सड़क पर उठाएगी, संसद में उठाएगी। लेकिन इन लोगों का जो तरीका था उससे होता क्या था कि ये लोग संसद को ही सड़क बना देते थे, वहीं पर बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर सब लेकर के संसद में पहुंच जाते थे। इससे होता क्या है दोस्तों कि पूरे विदेश में जो विदेशी मीडिया है वो इन खबरों को और जो टेलीविजन के माध्यम से जो फुटेज है, जो वीडियो फुटेज है, उसको पूरे विश्व में सर्कुलेट किया जाता है और उसके बाद हमेशा ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया जाता है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। जो हमेशा कहा करते हैं ये लोग, विपक्ष के लोग, कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं था दोस्तों, लोकतंत्र को मजाक बनाया जा रहा था और लग रहा था कि अब ये मजाक कम से कम थम जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगले सत्र की तैयारी कर ली गई है। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने स्टॉक मार्केट स्कैम को लोगों के सामने रखा। पहले उन्होंने क्या बोला है ये आप सुन लीजिए। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। यहां पे वो कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय स्टॉक मार्केट के द्वारा 30 लाख करोड़ का चंपत लगा है आम आदमियों को, आम शेयर धारकों को। ठीक है, और इसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा है प्रधानमंत्री को, अमित शाह को। और उनका कहना है, जैसा कि आपने सुना ही, कि इन्होंने जो बार बार कहा कि देखो मार्केट में बूम आ रही है, तुम अगर अभी शेयर खरीदोगे तुमको फायदा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला।
तो दोस्तों, अगर इनकी बात को मान लिया जाए, राहुल गांधी की बात को मान लिया जाए, तो है ये कि 30 लाख करोड़ का आम आदमी शेयरधारकों को फायदा हो गया और इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं, मान लिया। लेकिन पिछले 10 साल में 331 लाख करोड़, फिर से बोल रहा हूं, 331 लाख करोड़ जो शेयर मार्केट में इन्हीं दोनों के द्वारा ऐड किया गया है। क्या आप उसकी जो क्रेडिट है वो क्या आप अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को देने को तैयार हैं? तब तो ये कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत नरक बन गया है, अर्थव्यवस्था जो है बर्बाद हो गया है। तो भाई दोनों चीज नहीं ना चलेगा एक साथ। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय जब शेयर मार्केट धराशायी हो रहा था, तब भी तुम ये आवाज लगा रहे थे, बाकायदा हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सराहना कर रहे थे, संसद को तुम चलने नहीं दे रहे थे। तब क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि तुम्हारे कारण से जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था उसको तुमने इतना एम्पलीफाई किया, इतने बड़े स्तर पर तुमने संसद और सड़क सड़क पर उठाने की कोशिश की, जिसके कारण शेयर मार्केट और खास करके अदानी का शेयर जो गिरा था उसकी जिम्मेदारी तुम लेने को तैयार हो। तब ये जो छिटक जाते हैं। यही स्थिति दोस्तों पेगासस, जब पेगासस का मामला इन लोगों ने उठाया था, उससे पहले राफेल का मामला उठाया था। इन लोगों की स्थिति क्या है कि ये लोग कुछ भी बक लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं लोगों के सामने। और भारत का एक बहुत बड़ा फर्क है जो उसको सच मान लेता है और लगता है उस पर अपनी सोशल मीडिया और सब जगहों पे अपने उत्तम बयान जो है वो देना प्रारंभ कर देता है। कभी जानने की कोशिश की है कि जो राफेल का मुद्दा था या पेगासस का मुद्दा था उसके पीछे कौन था और उसमें कितनी सच्चाई थी? लेकिन तुमने पूरे संसद के सत्र को इसके कारण बाधित किया। सिर्फ बाधित नहीं किया, बकायदा तुम जो कई जन लोककारी बिल थे उसको तुमने पास नहीं होने दिया। तो क्या तुम इसकी जिम्मेवारी लेते हो? तो इसकी जिम्मेदारी लेने से ये भड़क जाते हैं। कल एक पत्रकार हैं आज तक के मौसमी सिंह, उन्होंने ये इस मुद्दे को उठाया कि जब आप संसद का सत्र बाधित करते हैं तो आम लोगों का पैसा, इसमें करोड़ों रुपए जो बर्बाद होते हैं। क्या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? सिर्फ इतना ही उन्होंने पूछा था और उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। भड़क गए, कहने लगे ये भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तुम कांग्रेसी ये नहीं, माने जो भी वो कह सकते हैं। सोचिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार को जब ये व्यक्ति राहुल गांधी बेइज्जत कर सकता है, तो सोचिए कि ऑफ द कैमरा, जब कैमरा ऑन नहीं रहता होगा तब ये पत्रकारों के साथ में क्या करता होगा। और ये स्थिति तब है जबकि लगातार ये तीसरा लोकसभा का चुनाव हारा है, किसी तरह से ठेल ठाल के 99 सीटें पाया है। इसकी स्थिति तब ये है, अगर ये सत्ता में आ जाए तो ये जो तानाशाह कहते रहता है, जब ये विपक्ष में तभी तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। पहले आप देखिए और उस पर विश्वास कीजिए। जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे कि मौसमी सिंह को पे ठप्पा लगा हुआ है कि ये कांग्रेसी पत्रकार है, उस पर ठप्पा लगा उस बेचारी पे, और उसके बाद उसकी स्थिति ये है। तो सोचिए कि जो जिस व्यक्ति पे कांग्रेसी होने का ठप्पा न लगा हो, उसके साथ में ये व्यक्ति क्या करता होगा। और आप मान करके चलिए दोस्तों कि जो संसद का पहला सत्र होगा उसमें इस मुद्दे को लेकर के ये व्यक्ति जितना भी ये चीख चिल्ला सकता है ये सब कुछ करेगा और पूरे संसद सत्र को ये बाधित करेगा और बर्बाद करेगा और हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसे को ये पानी में बहा देगा। और यही इसकी मॉडस ऑपरेंडी है, ये हमेशा ही यही करता रहा है। इसको देश से कोई लेना देना, इसको किस तरह से हमको सत्ता मिल जाए। क्यों भाई सत्ता मिल जाए? क्योंकि हम जो एक परिवार में जन्मे व्यक्ति हैं, उस परिवार के पास में उस परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो भारत भूमि पर राज करेगा। इस व्यक्ति की मानसिकता ये है और ये व्यक्ति इस मानसिकता से कभी ऊपर उठने वाला नहीं है, कभी ये ऊपर उठने वाला नहीं है, ये वहीं का वहीं रहेगा। और सबसे
खराब स्थिति यह है कि जो इसके लघु भग्गु हैं, जो इसके कोटरी हैं, जो इसके सलाहकार हैं, वो इसकी इसी बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि एक क्रांतिकारी नेता है। कैसा क्रांतिकारी नेता है भाई? कैसा क्रांतिकारी नेता है जिसको कि एक सीट जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है, 2-2 सीट से चुनाव लड़ता है? तो कहेगा और लोग भी तो 2-2 सीट से चुनाव लड़ते थे। अरे वो एक रणनीति की तरह 2-2 सीट से चुनाव लड़ते थे, तुम किस रणनीति की तरह 2-2 सीट से चुनाव लड़ रहे हो? और पिछली बार तो चुनाव हार भी गए थे एक सीट पर। तो दोस्तों चक्कर ये है कि कांग्रेस की ये क्या कहेंगे उसको, कि उसकी आदत रही है कि अगर वो सत्ता में है तब तो ठीक है, अगर वो सत्ता में नहीं है तो वो कभी भी, जो भी सरकार हो उसको कभी भी वो चलने नहीं देने वाली है, चलने नहीं देने वाली। और अगर उसके समर्थन से कोई सरकार हो, गुजराल है, देवगौड़ा है, चंद्रशेखर है, ये सब उदाहरण है, तो उनकी सरकार को किसी न किसी बहाने गिरा देना, किसी न किसी बहाने गिरा देना, फिर से चुनाव करवाना, ये इन लोग। और वो इस बार भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। ये तो भला हो कि उसको जो है विपक्ष के पास में संख्या बल नहीं है, नहीं तो फिर से ये लोग यही करते, फिर से यही करते और ये सरकार को फिर गिराते, फिर चुनाव करवाते। उसमें सरकार का जो पैसा खर्च होता है चुनाव पे दोस्तों, वो हजारों करोड़ में होता है, वो हमारा आपका पैसा है। अगर वो चुनाव पे खर्च ना हो तो वो किसी अच्छे काम में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, देश हित में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं कि जो कहा जाता है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई है, और इसकी ऐंठन अभी जाने वाली भी नहीं है। आइए दोस्तों अब दूसरे मुद्दे पे अब बात करते हैं, जिस मुद्दे की बात मैंने पहले कही। दोस्तों इस बार 99 सीट कांग्रेस को मिल गया। उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने, विपक्ष मैंने सपा और कांग्रेस मिल करके, ये लोग काफी सीट भी वहां पे पा गए, करीब 40 से ऊपर सीट ये लोग पा गए। तो लगा कि भाई इन्होंने कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। तभी जैसे लोगों का मन जो है एक बदल गया। अयोध्या जैसे सीट पे ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। जब 2 दिन गुजरा तब धीरे धीरे छन छन के खबर आना प्रारंभ हुआ, और ये खबर जो आ रही है उसमें दोस्तों ये पता चल रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 40 लाख गारंटी कार्ड जो कांग्रेस ने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट किनके बीच में किया? या तो जो दलित समाज की महिलाएं हैं और जो मुस्लिम समाज की महिलाएं, उनके बीच में इन्होंने इस कार्ड को वितरित किया और कहा 5 जून से आप लोग कार्यालय में, अर्थात कांग्रेस कार्यालय में आकर जमा कीजिए और आप लोगों को 1-1 लाख रुपया मिल जाएगा। लोग झांसे में आ गए, और उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। अब जब 5 तारीख के बाद कांग्रेस के दफ्तर के आगे लाइन लगना प्रारंभ हुआ, जब कांग्रेस के आगे दफ्तर के आगे लाइन लगना प्रारंभ हुआ, तब पता चला लोगों को ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन जो है महिलाओं की क्यों लग रही है। आप देखिए उस वीडियो को। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इनमें तो कोई ऐसा संदेश नहीं है। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना। देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों के लिए ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है ना, वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगों नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो लग रहा है, कांग्रेस का पंजाबी छप रहा है। फॉर्म में कोई ऐसा फोटो नहीं है, तो इसमें भी जब बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। देखो कांग्रेस की एक चाल है, सिर्फ वोट लेने के लिए चाल है, कोई योजना नहीं है ये। यानी कि कांग्रेस फर्जीवाड़े कर रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रही है, आम जनता को बरगला रही है वो। अब सोचिए कि जब वो महिलाएं लाइन में लग गई है तो वहां जो पदाधिकारी बैठा है वो साफ कह रहा है कि ये फर्जी है, ये फर्जी है। और आप पूरे चुनाव के दौरान इन भोले भाले गरीब महिलाओं की, खास करके मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं, उनके साथ आपने झूठ बोला, छल किया। किस लिए छल किया? क्योंकि आपको वोट चाहिए। और ये स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों। अभी चुनाव का परिणाम आया नहीं था, बेंगलोर में लंबी लंबी लाइन लगनी प्रारंभ हो गई। 3 बजे वोट से लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये लाइन इतने लंबी लंबी बैंक के सामने महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की क्यों लग रही है। पता चला कि उन लोगों के पास अब तक अपना बैंक अकाउंट नहीं था। वो लोग इस उम्मीद में बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगा रही थी कि बस 5 जून के बाद जो है खटाखट 1 लाख रुपया
हम लोग के अकाउंट में आने लगेगा। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश कर्नाटक की नहीं, महाराष्ट्र की भी यही हाल है, आप उड़ीसा की भी यही हाल है। उड़ीसा में पता आपको दोस्तों याद होगा एक खबर कि पूरी से एक पत्रकार थी, उनको जो है टिकट दिया था कांग्रेस ने, वो चुनाव से पहले टिकट उनको वापस कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपका गारंटी कार्ड छपवा करके लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, ये पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात है। और ये बात पूरे देश में कमोबेश अब धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने वोट पाने के लिए मतदाताओं के साथ छल किया है, उनको बेवकूफ बनाया है और उनसे झूठ बोला है। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या लोकतंत्र में, अब तक तो फ्री बीच की बात होती थी कि हम बिजली दे देंगे मुफ्त में, पानी मुफ्त में दे देंगे, राशन 5 किलो से 10 किलो कर देंगे, अब तक इतनी तक की बात हो रही थी। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि हम आपको, अगर आप हमको वोट देंगे तो चुनाव के बाद हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। क्या इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या इस गारंटी कार्ड को घूस नहीं समझा जाना चाहिए कि मतदाताओं को लुभाने के लिए एक पार्टी घूस दे रही है और घूस दे करके वो वोट पा रही है? और इससे भी बड़ी बात कि क्या इस तरह की हरकतों के बाद जो भोली भाली जनता है इस देश का, क्या वो राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास करना जारी रखेगी या उनका विश्वास पूर्ण रूप से टूट जाएगा? और ये एक पार्टी पर विश्वास टूटने का प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये पूरे लोकतंत्र पर कुठाराघात है। ये इसलिए कुठाराघात है कि फिर लोकतंत्र पर जो आम आदमी है, जो आम मतदाता है, जो गरीब मतदाता है, जो भोला भाला मतदाता है, उसका विश्वास ही उठ जाएगा। और विश्वास टूटने से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं होता है। सोचिए दोस्तों इस पर। और कांग्रेस के लिए प्रश्न है कि उसकी काठ की हांडी बार बार चढ़ेगी। इसने प्रारंभ किया था हिमाचल प्रदेश से, वहां पे इन लोगों ने चुनाव से पहले घोषणा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हिमाचल प्रदेश की आज ये स्थिति है दोस्तों कि वहां पर जो सरकारी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको वेतन देने तक के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। यही स्थिति कर्नाटक की है। कर्नाटक जो कि समृद्ध राज्य है, वहां पे इन लोगों ने यही सब हरकत करके हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे दोगे कहां से? एक समृद्ध राज्य आज के तारीख में केंद्र के पास गुहार लगा रहा है कि हमको और लोन दो। यही स्थिति केरल की है दोस्तों, और यही स्थिति तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की। ये वो राज्य हैं, ये बीमारू राज्य नहीं है, ये उत्तर भारत के राज्य नहीं है, दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो हमेशा से ही रिच, समृद्ध माने जाते थे, अमीर थे, उनके पास सब कुछ था। और आज स्थिति इन राजनीतिक अटकल हरकतों के कारण, इन राजनीतिक जो बोलते हैं कलाकारी के कारण, कलाबाजी के कारण इन लोगों ने राज्य को इस स्तर पे ला दिया है, इस स्तर पे ला दिया है कि अब ये के सब जो है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो नकारात्मक रुख अपना चुकी है। निगेटिव में अब ये सब अर्थव्यवस्था है। अगर हर राज्य इसी तरह से, इन्हीं हरकतों के अगर शासन में आएगी तो इस देश का क्या होगा? ये सही बात है कि आप ग्रामीण परिवेश में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जो गरीब है उनके बीच में आप कहिए कि हम तुमको मुफ्त में ये देंगे, वो देंगे, उनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ मिल जाता तब तो समझ लीजिए कि वो आपको जीवन भर आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन इस आशीर्वाद की कीमत जो है पूरे देश को चुकाना पड़ेगा। आप जो अनाप शनाप जो बातें, जो वादे करते हैं, इन वादों पे कहीं ना कहीं तो रोक लगना चाहिए। अगर ये रोक नहीं लगा तो जान लीजिए दोस्तों कि हम जहां एक तरफ तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, अगर यही हरकत सभी राज्य सरकारें करते रही तो आने वाले समय में हम फिर से उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आज से 15-20 साल पहले थे। और उस समय जो अभी जो बूम है मार्केट में, सरकार रोजगार और सबकी व्यवस्था हो पा रही है, कुछ नहीं हो पाएगी। कुछ नहीं हो पाएगी का मतलब कुछ नहीं हो पाएगी। तो बैठ करके सोचिएगा दोस्तों, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या शहरी क्षेत्र में रहते हो, किसी भी सरकार के किसी भी कदम का खुद विश्लेषण कीजिए और ये बैठ करके सोचिए कि सरकार के इस हरकत का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है छल, कपट, लंपटई, इनका इतिहास रहा है कमीशन खोरी। इनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है हमारे और आपके जैसे लोगों को, हमारे और आपके जैसे लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी जाइए चुनाव
मतदान करने के लिए, तो ये सोच करके मतदान कीजिए कि आपका जो आप जिन मुद्दों को लेकर के आप मतदान कर रहे हैं क्या वो सही है। एक दिन आपको कोई अगर मान लीजिए कि 100 रुपए का बिजली मुफ्त दे रहा है, तो आखिर जो बिजली का उत्पादन प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? जो वितरण पे खर्च आ रहा है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? आपको तो लगेगा कि हमको 100-200 रुपए की बचत हो गई महीना में, लेकिन इस बचत की कीमत जो है पूरे के पूरे राज्य के जनता को चुकाना पड़ेगा, पूरे के पूरे राज्य की जनता को चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों सोचिए, समझिए और कांग्रेस की इन हरकतों पर खुद विचार कीजिए। मेरा काम सिर्फ आपके सामने तथ्य रखना है, आप खुद सक्षम हैं, आप उसको विश्लेषित कीजिए और विचार कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।